नेक्स्ट हम इसके करंट चैप्टर में आगे बढ़े तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अब देखो हम लोगों के वैसे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ लो, ठीक है। आगे बीटेक में जाओगे, कोई भी ब्रांच से बीटेक करो, इलेक्ट्रिकल करके एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ाया जाता है। तो ऐसे समझ लो कि पूरा 6 महीने तुमको एक सेमेस्टर सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ही पढ़ाए जाएंगे। तो बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है ये। तो अगर हम अपने सिलेबस भर की बात करें आईआईटी के एंट्रेंस के हिसाब से, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेशन की कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, जो आईआईटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, ठीक है ना। वैसे तो मैंने कहा ना कि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें आगे बढ़ते जाओ बहुत कुछ मिलता जाएगा। बट हम लोग सिलेबस में अगर स्ट्रिक्ट करके बढ़े आगे, तो इसमें कई सारे मेथड्स हैं सर्किट्स का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के। अब ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि हर मेथड हर जगह लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों मेथड से आंसर आ रहा है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस मेथड से आंसर आ रहा है। तो वो जो मेथड्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो ऐसे समझ लो कि प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, कि भाई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे अगर इस टाइप का होगा। हाँ, एक हमारा फ्लो चार्ट जरूर बना होना चाहिए कि सबसे पहले कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा मेथड आना चाहिए, तो हम लोग उसी सीक्वेंस में बढ़ भी रहे हैं आगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं मेथड 1, और मेथड 1 को मैं नाम देता हूं विजुअल मेथड। बेसिकली हम लोग को सॉल्व करना है कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है। कब रेजिस्टेंस सीरीज में है, कब रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो सबसे बेसिक मेथड जो है वो है विजुअल मेथड। और इनफैक्ट तुम ये भी समझ लो कि आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आज तक जो पूछे गए हैं वो इसी मेथड पे पूछे गए हैं। और देखा जाए तो इस मेथड में कुछ भी नया नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट। सिंपली हमें जो दिख रहा है हमें उसके हिसाब से उसके कैलकुलेशन करने हैं रेजिस्टेंस के। मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे ये कैसे पहचानेंगे, रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे ये कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि दो रेजिस्टेंस अगर हम लिख रहे हैं, दो रेजिस्टेंस अगर सर्किट में बने हुए हैं सपोज इस तरह से, ये हो गया R1, ये हो गया R2, तो इसका ये जो जंक्शन पॉइंट है ये कहीं और कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कनेक्टेड एनीवेयर एल्स। तो अगर ऐसा है तभी हम बोलेंगे कि दोनों रेजिस्टेंसेस में करंट सेम है, और ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम पैरेलल में स्टडी करें, तो ये केस R1 R2 का बनेगा जब ये दोनों रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल का केस बनेगा, ठीक है। मतलब दोनों एंड्स एक साथ कंबाइन होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, तब हम बोलेंगे पैरेलल है। अदरवाइज हम बोलेंगे अगर एक ही लाइन में है तो सीरीज में है। इसके अलावा अगर और भी कुछ कुछ और दिया हुआ है तो इसका मतलब फिर वो सीरीज पैरेलल नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। तो समथिंग एल्स को हमें किसी और तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक इसमें खास बात है जो हम लोग नोट करेंगे, और वो ये कि पॉइंट्स कनेक्टेड, नोट कर लेना, पॉइंट्स कनेक्टेड थ्रू अ metal wire are at almost
same potential, are at almost same potential, hence they can be combined as a single point. They can be combined as a single point. अच्छा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो डिफरेंट पॉइंट होते हैं, कई बार उनको पॉइंट्स ना बोल के दे आर कॉल्ड नोड्स, ठीक है ना। मतलब कई सारे पॉइंट्स हैं, अगर उनके बीच में मेटल वायर जा रहा है, मेटल वायर से कनेक्टेड है, मेटल वायर का मतलब बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे और हम उन तीनों को कनेक्ट करके एक सिंगल पॉइंट में बना सकते हैं। मतलब ये है कि ऐसे इधर R1 है, ऐसे इधर R2 है और ऐसे इधर R3 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट जो है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों से एक मेटल वायर पास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल पॉइंट में बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा R1, R2 और R3, तो ये तीनों पॉइंट एक ही हो गए, ये मतलब। अच्छा, R1, R2, R3 पैरेलल में होंगे या नहीं होंगे, वो आगे और क्या जुड़ा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो फिलहाल इस विजुअल मेथड में कोई मेथड नहीं है, बस ये एक पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है, जो स्पेशल है। अदरवाइज विजुअल मेथड इज सिंपली जो हमें दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करने हैं। तो देखते हैं एग्जांपल जिसमें और क्लियर हो जाएगा। बाकी और किसी पॉइंट में डाउट है तो बताओ। ठीक है ना, मेटल वायर से जुड़े होने की वजह से क्या होता है कि इन वायर्स का रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0 होगा, तो VA माइनस VB भी की वैल्यू भी टेंडिंग टू 0 होगी। तो इसका मतलब है कि VA अप्रोक्सीमेटली VB अप्रोक्सीमेटली VC के इक्वल बनेगा। और अगर ये तीनों के पोटेंशियल सेम है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि इन तीनों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें फिर प्रॉब्लम्स। देखो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ही मतलब है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंट ए और बी के बीच में निकालने का मतलब ये हुआ कि जो टर्मिनल्स हैं वो ए और बी पे कनेक्टेड हैं। अगर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ए और बी के बीच में कनेक्ट करेंगे, यानी कि करंट जो है वो ए से एंटर हो रही होगी और करंट बी से एग्जिट हो रही होगी। बिटवीन ए एंड बी कितना रेजिस्टेंस आएगा? देखो इस प्रॉब्लम में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से तुम्हें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो हम लोग स्टार्ट यहां से करेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस से। ध्यान से चेक करो इन दोनों को, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? ये दोनों रेजिस्टेंस डेफिनेटली सीरीज में है। ये दोनों रेजिस्टेंस डेफिनेटली सीरीज में है,
क्योंकि इधर जो भी करंट जाएगा, हमें मालूम नहीं क्या जाएगा, लेकिन ये तो पक्का है कि जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। तो ये 3 और 3 कंबाइन करोगे तो 6 बन जाएंगे। फिर ये 6 और ये 6 किस में आएगा? ये पैरेलल में आएगा। तो देखो सर्किट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आगे बढ़ो, तो फिर जब ये तीनों कंबाइन होके 3 बनेंगे तो फिर इस 3 के साथ फर्दर सीरीज में आएगा, फिर से वो 6 बन जाएगा। तो इस तरह से करते जाओ फाइनली। तो आंसर देखो 2 ओम आना चाहिए। आ रहा है सभी का? यस। स्टेप्स करके बताऊं या हो गया? बताओ मुझे। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना बीच में टोक के। और देखो चलो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस केस में बिटवीन ए एंड बी रेजिस्टेंस आएगा 6 ओम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इधर एंड से, और यहाँ एंड में अगर देखोगे तो ये 4 और 2 किस में आएंगे? ये दोनों आएंगे सीरीज में। फिर इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो इस 3 के साथ आएगा पैरेलल में। उसके बाद जो भी आएगा इस 4 के साथ सीरीज में, फिर इस 3 के साथ पैरेलल में 1 बाई 1 होगा, और फिर इस 4 के साथ फाइनली सीरीज में। ठीक है, और देखो सपोज ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम है। एक वायर इधर कनेक्टेड है और एक वायर इधर कनेक्टेड है। तो हमें इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। वन। कितना बताया? यस सर 1 ओम। नहीं, 1 नहीं Yes. आएगा। 1 ओम नहीं है आंसर। थ्री बाय फोर। आंसर आना चाहिए 11/6। 6 बाई 11। 6 बाई 11 आना चाहिए।
देखो अभी मैंने जो पॉइंट लिखा है ना वो यूज करो, उसमें ये मैंने लिखवाया है कि मेटल वायर से जितने भी पॉइंट्स कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, एंड सिमिलरली ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पे है क्योंकि वायर से जुड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस बात को यूज करने के लिए एक आसान तरीका है, क्या करो, पॉइंट्स की नेमिंग कर लो। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ए है तो मैं कहूंगा ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। पॉइंट ए तब तक चेंज नहीं होगा जब तक रेजिस्टेंस नहीं आए, वायर वायर पे पॉइंट ए ही रहेगा। इसी तरह से ये पॉइंट बी है, ये वाला भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है। देखो ध्यान से, क्लियर। अब क्या करो, इस सर्किट में बहुत सारे ए और बी लिखे हैं, उन बहुत सारे ए और बी को हटा के हम लोग सिर्फ दो ही ए और बी रखते हैं, एक ए और एक बी रखते हैं। अब देखो ध्यान से, ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, तो ध्यान से देखो ये तीनों ही रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में ही है, ये तीनों ही रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में ही आ रहे हैं। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, कितना आएगा, 6/11 ओम आएगा। क्लियर है, बताओ। सपोज एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस आर है, और पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है। रजन, आप कौन सा क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हो, लास्ट वाला? यस सर। इसमें मैंने ये बोला है कि वायर जहां जहां पे है वो सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है। इसी तरह इधर से जहां जहां पॉइंट है ये सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे हैं। अब उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है ये तो मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम खाली नंबरिंग कर लेते हैं कि अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स के बीच में वायर ही वायर है सिर्फ। तो जहां जहां वायर गया है वहां वहां पॉइंट्स की नेमिंग हमने सेम नंबर से करी हुई है, ए लिख दिया सब जगह। इसी तरह से इधर पे यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इनकी भी हमने नंबरिंग सेम कर दी है। अब क्या किया है कि एक ए और एक बी बनाया हुआ है, तो अब यहाँ पे देख लो, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, और ये तीनों रेजिस्टेंस हमने यहाँ दिखा दिए हैं। यस सर। इसका आंसर कितना निकला, R/4। R/4। जैसे ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये बी है, ये बी है। तो ध्यान से देखो, तो ये चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, तो आर ए बी की वैल्यू सीधे सीधे R/4 आ गई। बोलो।
ठीक है ना? Yes, sir. और देखो, नेक्स्ट R/4 वाला बताना है किसी को? क्लियर है? इसको भी सेम मेथड से अटेम्प्ट हाँ करते हैं। ये पॉइंट ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, इसी तरह ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो एक पॉइंट बच रहा है, ठीक है? अब वो ए और बी तो नहीं है, तो इसको कुछ और नाम दे दो। लेट्स से वी कॉल इट सी, तो ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है? अब इसके बाद हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, जिसमें ए और बी एक काम करना, एक्सट्रीम पे बना लेना, और पॉइंट सी जो है वो बीच में बना लेना, क्योंकि सी कोई और पॉइंट है। अब ध्यान से देखो, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में दो रेजिस्टेंस है, तो ए और सी के बीच में हम लोग दो रेजिस्टेंस बना देते हैं। फिर देखो, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस बना देते हैं। और फिर बी और सी के बीच में दो रेजिस्टेंस हैं, तो बी और सी के बीच में दो रेजिस्टेंस और बना देते हैं। तो अब तुम देखोगे ध्यान से, तो बिटवीन ए एंड बी आसानी से बता लोगे भाई, R/2 R/2, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा? R/2. फाइनली भी R/2 आ जाएगा। निकाल लिया था सभी ने? Yes, sir. और देखो, सपोज ये एक सर्किट है, ठीक है? ये है 10 ओम, 20 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम। इसमें हमको बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये बीच में जो बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये वायर आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? बीच में टच नहीं कर रहे हैं दोनों वायर्स।
606 by 19. 606 by 19. 606/19 पहले वाले का, ठीक है। अब सपोज इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं तो ये पॉइंट भी सी होगा, और इस पॉइंट को डी ले लेते हैं तो ये पॉइंट भी डी होगा। अब इसका इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी एक्सट्रीम पे बनाते हैं और सी और डी बीच में बनाते हैं। अब सी किस तरफ रखना चाहिए, डी किस तरफ, तो सर्किट में देखो डी ए से जुड़ा है या सी ए से जुड़ा है, तो डी ए से जुड़ा है तो मैं डी को ए की तरफ रखता हूँ और सी को बी की तरफ। अब देखो 1 by 1 ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस 10 ओम, तो ये मैंने हटा जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर बी और सी के बीच में 20 ओम, तो बी और सी के बीच में 20 ओम आ गया। इसके बाद सी और डी के बीच में 6 और 3 है, तो 6 और 3 हो जाएगा 9 ओम, और सी और डी के बीच में 6 ओम और है, तो एक 6 ओम और आ जाएगा, और सी और डी के बीच में एक 4 ओम और है, तो एक 4 ओम और हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये सर्किट बनेगा इसका। क्लियर है? तो ये सॉल्व होके आता है 606/19 ओम। क्यों? Yes, sir. ठीक है, और देखो इधर वाला 2. 2. Yes, sir. 2. कितना आ रहा है? 2. 2 ओम। 2 ओम करेक्ट। इसमें भी इसी तरह से है भाई, बी पॉइंट ये है तो ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट भी बी है, और इसको कोई और पॉइंट लेते हैं सी, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इनके बीच में पॉइंट सी। अब देखो ध्यान से, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, फिर बी और सी के बीच में 2 रेजिस्टेंस है, एक है 6 ओम और एक है 3 ओम, तो वो दोनों लगा दिए, और ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 6 ओम। ये लगा दिया, तो ये सॉल्व होके आता है 2 ओम। कर लिया था आपने आप? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और इसमें कर लो, विजुअल मेथड में और कुछ नहीं है, बस ये जो दिख रहा है वही विजुअल मेथड है। नेक्स्ट ये और कर लो। इसमें हो सकता है विजुअल मेथड के अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यूज हो, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। ये जैसे पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है। इसके बाद इसको पॉइंट सी ले लो, ये भी सी है, और ये पॉइंट डी ले लो, तो ये जो सर्किट है ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा। अब पॉइंट सी बी से भी जुड़ा है और ए से भी जुड़ा है, सिमिलरली डी भी। तो एक काम करो, पॉइंट सी और पॉइंट डी इस तरह से बना लो। अब देखो ध्यान से, ए और सी के बीच में 9 ओम है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया। फिर ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में भी 9 ओम है, ये भी हो गया। ए और बी के बीच में भी 9 ओम है, ये वाला भी हो गया। फिर बी और सी के बीच में 3 ओम है, तो इधर 3 ओम हो गया। फिर बी और डी के बीच में भी 3 ओम है, तो ये भी 3 ओम हो गया। बी और सी, बी और डी, और सी और डी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है
3 ओम, ये बना। तो इसमें क्या है ना कि इतना जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बोलो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग ये बोलते हैं कि अगर R1/R2 और R3/R4 मतलब एक साइड की दोनों रेजिस्टेंस और दूसरे साइड की दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो अगर सेम आ रहा है, तो ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, ये बीच वाला रेजिस्टेंस है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो फाइनली कितना आंसर आता है रिमूव करने के बाद? 3.6 ohms। भाई 9 और 3 हो गया 12, 6 और 9, तो 9 × 6 और 9 + 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना आता है? 3.6 ओम, करेक्ट। व्हीटस्टोन मालूम है या बता दूं डिटेल में? देख लो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज हम बोलते हैं इस तरह के कॉम्बिनेशन को, जिसमें पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ए और बी यहाँ पे हो गया R1 रेजिस्टेंस, इधर हो गया सपोज R2 रेजिस्टेंस, इधर हो गया R3 रेजिस्टेंस और इधर हो गया R4 रेजिस्टेंस, और बीच में कुछ भी लगा दो, फर्क नहीं पड़ेगा अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये बोलते हैं कि स्टार्ट यहीं से करते हैं कि अगर पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, तो उस केस में देन नो करंट विल फ्लो बिटवीन बी एंड डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर कोई करंट I1 है तो वही I1 करंट इधर से निकल जाएगी, और इधर अगर कोई करंट I2 है तो वही I2 इधर से निकल जाएगी। बी और डी वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगी, ये है मतलब। तो देखो यहां से अगर हम लोग लिखें VA माइनस VB, क्या ये VA माइनस VD के इक्वल होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, इसको बोल दो इक्वेशन 1। और सिमिलरली VB माइनस VC इक्वल होगा VD माइनस VC के। तो एक इक्वेशन आएगी I1 R3 इक्वल होगा I2 R4 के, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो अगर हम 1 और 2 डिवाइड करें फ्रॉम 1 and 2, तो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा R1/R3 इक्वल टू R2/R4, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो जब हम लोगों ने करंट जीरो किया तो रेजिस्टेंसेज में ये रिलेशन निकल के आ रहा है, तो इसका वाइस वर्सा ही बोल सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंसेज में ये रिलेशन हुआ तो करंट बिटवीन बी एंड डी जीरो होगा। तो ये जो ऊपर वाला प्रॉब्लम है ये इसी बेसिस पे हम लोगों ने हटाया। ध्यान से देखो, तो ये 9 और अपॉन 9, तो 9/9 1 आएगा, और इधर 3/3 भी 1 आएगा। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बना, तो ये वाला रेजिस्टेंस हम लोगों ने हटा दिया बीच वाला। तो इसको हटाने के बाद तुम देख लो ध्यान से क्या बचा। इसको हटाने के बाद ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल में। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें
कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये अलग अलग डिजाइन में बना रहता है, तो उसको ढूंढना भी अपने आप में एक आर्ट है। तो तुम्हें बेसिक बात जो दिमाग में रखनी है वो ये, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक स्क्वायर है, या ऐसे कह लो कि एक लूप है, ठीक है। उस लूप में खास बात ये है कि उस लूप में 4 रेजिस्टेंस एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस एक लूप में है। अब उस लूप के एक कॉर्नर पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है और दूसरे कॉर्नर पे बैटरी हो सकती है। मतलब वो जो स्क्वायर है, उस स्क्वायर के एक डायगोनल पे बैटरी होगी और स्क्वायर के दूसरे डायगोनल पे कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, गैल्वेनोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो होता क्या है कि अगर बैलेंस्ड होता है तो ये दोनों और ये दोनों का रेशियो अगर सेम है तो बीच वाली ब्रांच को हम लोग हटा देते हैं। हटा देते का मतलब ये कि फिर उसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो दिस इज सिंपल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। बट मैंने कहा ना कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म भी हो सकते हैं, जैसे यही क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही हुआ ना एक तरह से। बट इस क्वेश्चन को देखने में पहली बार में नहीं लगेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज अलग अलग फॉर्मेट में तुम्हारे सामने आएगा, तो वो पहचानना रहेगा, ठीक है ना। इसी में हम लोग एक बात और नोट करके लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो बेसिक व्हीटस्टोन ब्रिज में तो 4 रेजिस्टेंस होंगे और 5वीं ब्रांच हटा दी जाएगी। बट अगेन अगर हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करें तो इसमें और भी रेजिस्टेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस केस में सपोज ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, R5, R6, R7 एंड R8। तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 is equal to R5 upon R6, then no current will flow in R7 and R8, hence they can be removed। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और भी आगे हो सकते हैं इसकी ब्रांचेस। इसी तरह से अगर इस तरह से कोई केस हो, पॉइंट ए पॉइंट बी, लेट्स से R1 R2 R3 R4 R5 and R6 R7 R8। तो यही सेम पॉइंट यहाँ भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक तरह से वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम लोग याद तो कर लेते हैं आसानी से, बट एक छोटी सी बात बोलने से गड़बड़ हो सकती है, और वो ये कि जैसे मान लो कि अगर R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 ये तो इक्वल है, लेकिन R5 अपॉन R6 के इक्वल नहीं है, तो क्या करोगे? बताओगे? मैंने पूछा कि अगर R1 अपॉन R3 सॉरी R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 ये दोनों इक्वल हैं,
लेकिन R5/R6 के इक्वल नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हो? ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है। R7 से करंट फ्लो नहीं करेगा, R8 से करेगा। और को कंसीडर करेंगे। इसके अलावा और कोई आंसर, या यही सब सभी का आंसर है? सर लो रेजिस्टेंस से कंपेयर करेंगे क्या? हाँ, सर लो रेजिस्टेंस चेक करके उस तरह से करंट फ्लो कराएंगे। नहीं, लो हाई तो कोई भी हो सकता है, रेशियो की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो जनरल बात बोल रहे हैं। बोलो। देखो, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा ही नहीं, इसमें से भी करंट जाएगा और इसमें से भी करंट जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन पूरी के लिए ट्रू है, मतलब ये तीनों का रेशियो जब सेम होगा, तीनों क्या, अगर जितने भी यहाँ ब्रांचेस हैं उन सभी का रेशियो सेम होगा, तभी हम उसमें से ये हटा पाएंगे वर्टिकल वाले। अगर मान लो कि ये दो इक्वल हैं लेकिन इसके इक्वल नहीं बनते हैं, तो फिर ये व्हीटस्टोन है ही नहीं, फिर R7 भी अपनी जगह वैसे का वैसा रहेगा, फिर वो व्हीटस्टोन बनेगा ही नहीं, आधा व्हीटस्टोन नहीं होगा। मेरा मतलब कहने का ये है, आधा व्हीटस्टोन नहीं लगाना कभी भी कि आधा वाले पार्ट में बैलेंस हो रहा है तो आधे में लगा दिया, R7 हटा दिया, R8 को रहने दिया, ये नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना? बैलेंस होगा तो कंप्लीट बैलेंस होगा, ध्यान रहेगा, ये कॉमन मिस्टेक है। क्लियर है? बोलो। ठीक है ना? यस Yes. यस सर। ठीक, तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड जिसको हम लोगों ने विजुअल मेथड बोला। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेथड 2, यूजिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। यूजिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ही लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे सामने इस तरह का एक रेजिस्टेंस का सर्किट है, ठीक है? सपोज ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, इधर 1 ओम है, इधर 2 ओम है और इधर 4 ओम है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ठीक है? अगर ऐसा कोई सर्किट है, अब फिलहाल इसको तुम बोल सकते हो कि तुम व्हीटस्टोन से भी कर सकते हो, तो वो बात करेक्ट है, बट फिलहाल हम प्लेन ऑफ सिमेट्री समझने के लिए एग्जांपल लिया है। तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी सर्किट अगर तुम्हें ऐसा नजर आ रहा है जिसमें अगर हम टर्मिनल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से हैं? टर्मिनल्स हैं ए एंड बी। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो प्लेन लेंगे वो प्लेन टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो जो प्लेन होना चाहिए वो टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर हम कोई ऐसा प्लेन लें जो टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर हो और वो ऐसे पॉइंट से पास हो रहा हो सर्किट के जिनके बीच में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो, और इस प्लेन के अबाउट इस सर्किट में सिमेट्री नजर आ रही हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्लेन हम लोगों ने लिया है, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तुम लोग केमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूल पहचानने के लिए ऐसा प्लेन लेते होगे ना? तो Yes, sir. जितने भी पॉइंट्स इस प्लेन के ऊपर पड़ेंगे, कहते हैं जितने भी नोड्स पड़ेंगे इस प्लेन के ऊपर, यहाँ ध्यान से देखो, पॉइंट सी पड़ रहा है और पॉइंट डी पड़ रहा है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ऑल दी नोड्स फॉलिंग ऑन प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी एट एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल। अब वो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल के हैं, तुमको ये पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है वो तुम्हारा डिसीजन है। तुम उनके बीच के कोई रेजिस्टेंस को हटा सकते हो या उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है।
ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट यही है कि ऑल द पॉइंट्स lying on plane of symmetry are at exactly same potential, are at exactly same potential। तो अब ऐसा होने से क्या कर सकते हैं, तो कर हम लोग ये सकते हैं कि any resistance connected between them can be removed or they can be joined as single node or they can be joined as a single node। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अगर हम इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करते हैं तो हमें इस तरह से मिल जाएगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है, सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हटा देंगे, बाकी सारे बना लो। तो ये 3 ओम हो गया, इधर 2 ओम, इधर 2 ओम, इधर 1 ओम और इधर 1 ओम। सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस था उसको हमने हटा दिया। तो देख लो इसका रेजिस्टेंस निकल आएगा ना, कितना आएगा भाई, 1 और 1 2 हो गए, 2 और 2 4, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन 4/5 एंड 4/5 और 3 का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा। कैलकुलेशन थोड़ा ओरली स्टार्ट करो करना। 4/5 और 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा 4/5 एंड 3, तो ये बनेगा शायद 4/5 एंड 3, 12/19 बनेगा। देखना जरा, चेक करना। हम्म, आ रहा है 12/19। Yes. Yes, sir. तो 12/13 आ रहा है। Yes, sir. 12 by यस सर। Yes, sir. 12 by 13. 4/5 और 3 है। देख लो करके क्या है, चेंज कर देते हैं। इसमें मैंने ये किया, फिर से सुन लो एक बार। कोई भी सर्किट अगर हमको गिवन है तो सबसे पहले तुम्हें उसके टर्मिनल्स देख लेने हैं, तो टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्लेन जो सेलेक्ट करेंगे वो डेफिनेटली उन टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी एंगल पे नहीं होना चाहिए, किसी भी एंगल पे काम चल गया। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने मिल रहा है तो उस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे होंगे। इसका मतलब यहां से निकल के आया कि VC और VD एग्जैक्टली सेम है। तो हमने C और D के बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दिया तो बाकी बचा हुआ सर्किट सॉल्व हो गया, ठीक है। कितना आ रहा है, 12/13 13 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, और देखते हैं।
ठीक है, सपोज इस तरह से एक सर्किट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, ई एंड एफ। वन ओम, 1 ohm, 2 ohm, then 2 ohm, 2 ohm, 4 ohm, और इधर है 1 ohm, 1 ohm एंड 1 ohm। देखो, तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। देखो अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री का ही है क्वेश्चन। इसमें देखो सबसे पहले क्या हमको कोई ऐसा प्लेन मिल रहा है? तो देखोगे हाँ मिल रहा है एक ऐसा प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो देखो ध्यान से, तो पॉइंट सी और पॉइंट एफ से क्रॉस हो रहा है। तो इसका मतलब सी और एफ सेम पोटेंशियल पे हो गए। तो अगर हम इस सर्किट को रीड्रॉ करें और इनके बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा दें, तो ये सर्किट बन जाएगा। देखो ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। सॉल्व करो इसको, क्या आता है। आर ए बी, ध्यान से ये जरूर चेक कर लो कि उस प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट सर्किट सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक मतलब वैसे ही देखना जैसे ऑब्जेक्ट और इमेज देखते हैं। सर 4/5 ओम आ रहा है। यस सर 4/5। 4/5 आ रहा है, ठीक है। देखो उस रेजिस्टेंस को हटाने के पहले, इसको हटाने के पहले हमें कोई भी रेजिस्टेंस इस सर्किट में सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा था, लेकिन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने के बाद एक रेजिस्टेंस हटा और फिर सारी चीजें तुम देखो ध्यान से सिंपल हो गई। तो क्या है, सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग मेथड 1 के बारे में सोचेंगे, पहले ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई सीरीज में हो कोई पैरेलल में हो। जब वो रास्ता बंद हो जाएगा फिर अगला स्टेप है प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में सोचना। तो क्या चेक करेंगे कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हटा दो, फिर देखो क्या बचता है। तो वो बचने के बाद रिड्यूस हो गया तो बस हो गया। फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, देखो बहुत सारे बुक्स में उठाओगे तो सब में अलग अलग टाइप से थोड़ा थोड़ा मेथड दिया होगा। अब ये कि जो जैसा मेथड जिसका लगा रहे हो तो उसका पूरा मेथड उसी का लगाना। अगर मेरी बात पूरी मान रहे हो तो मेरे हिसाब से चलना। तो मैंने जो प्लेन ऑफ सिमेट्री लिया हुआ है वो टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए बस, ठीक है ना। अगर हमें ए और बी के अबाउट निकालना है, समझो ध्यान से, ए और बी के अबाउट, तो हमारा प्लेन इसके परपेंडिकुलर ही होना चाहिए बस, तभी लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं लगा सकते बस, ठीक है। और देखो मान लेते देखो इस तरह से सर्किट है कोई, इसमें हमको गिवन है दैट ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल आर। ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या है कि
इसमें भी अगर तुम देखोगे तो तुमको लगेगा हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इस क्वेश्चन में है। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ ये है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पे दो नोड्स नहीं पड़ रहे हैं, कि अगर दो नोड्स पड़े तो उन दोनों नोड्स के बीच वाले रेजिस्टेंस को तुम हटा पाओगे। ध्यान से देखोगे तो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक ही नोड पड़ रहा है, एक ही पॉइंट है जो इस पे पड़ रहा है बीच में, बाकी तो वो रेजिस्टेंस को कट कर रहा है, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि सिंगल पॉइंट पड़ रहा है तो इसी थ्योरी को हम लोग एक स्टेप और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे अ सिंगल नोड। नोड का मतलब है ऐसा पॉइंट जहां पे मल्टीपल ब्रांचेस आके मिल रही हो। अ सिंगल नोड कैन बी स्प्लिट इनटू मल्टीपल नोड्स provided that the new nodes are also lying on plane of symmetry. New nodes are also lying on plane of symmetry, ठीक है। Single node can be converted into multiple nodes provided new nodes are also lying on plane of symmetry। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस सर्किट में, इस सर्किट को हम लोग ये जो बीच में नोड्स दिख रहे थे इनको हम लोग मल्टीपल नोड्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ पे 3 नए नोड बनाएंगे। ध्यान से देखो, लेकिन इन 3 नए नोड्स को बनाने की कंडीशन यही होगी कि ये जो 3 बन रहे हैं ये बनने के बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करने चाहिए। तो चेक कर लो कि क्या ऐसा है या नहीं है। ये तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री पे लाई करने चाहिए। देख लो, अगर ये तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहे हैं तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिवर्स थ्योरी लगा सकते हैं। रिवर्स थ्योरी ये है कि जितने भी पॉइंट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री पे पड़ रहे हैं वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे हैं, तो उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब हम राइट वाले फिगर से लेफ्ट में आ सकते हैं तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट में भी जा सकते हैं। अगर तुमने इसको मल्टीपल नोड्स में कन्वर्ट कर दिया है तो तुम ध्यान से देखो, अब ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा। बताओ कितना आएगा सॉल्व करके। भाई अब तो आ ही जाएगा ना, इधर का करंट इधर निकल जाएगा, इधर का करंट इधर निकल जाएगा और इधर वाला करंट इधर निकल जाएगा। मतलब मैं इसको अगर I1 बोलूं तो ये भी I1 होगा, इसको I2 बोलूं तो ये भी I2 होगा, ये I3 होगा तो ये भी I3 होगा। हालांकि I1 I2 इस केस में सेम होंगे क्योंकि ऊपर और नीचे की भी सिमेट्री है, वो हमारा थर्ड मेथड है। फिलहाल केवल इसमें रेजिस्टेंस निकालने की जहां तक बात है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताओ कितना आ रहा है इसका। भाई 2R बाई थ्री प्लस 2R तो हो गया 8R/3, 8R/3, 8R/3 हो गया 4R/3 एंड 4R/3 और 2R, तो 4R/3 इंटू 2R अपॉन 4R/3 प्लस 2R, तो ये हो गया 8R/10, तो ये आ जाएगा 4R/5। आ रहा है? यस सर। आर ए बी की वैल्यू 4R/5। देखो
टर्मिनल बी, टर्मिनल ए, और ईच साइड इज रेजिस्टेंस आर। इसको 1 2 कर दो, पॉइंट देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, और हमें रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। देखो ये भी इसी मेथड से होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री से। ठीक है, इसको ट्राई करना, फिर इसको चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है।